ये जो एसआईआर का मुद्दा अभी जो उठा है वोट चोरी का, उसमें भी दम नजर आता है। कैसा नजर आता है? जैसे साफ साफ अभी बिहार में सिन्हा, इन्होंने दिल्ली में भी वोट किया और उन्होंने बिहार में भी वोट किया, राकेश सिन्हा। अब ये खुद चुनाव आयोग इंटरव्यू में कई बार कहता है कि एक आदमी दो जगह वोट नहीं कर सकता, नाम नहीं हो सकता। और बीजेपी का खुद राकेश सिन्हा दो जगह पे वोट कर रहा है, तस्वीरें में मीडिया में आई है। तो चुनाव आयोग जब आंख बंद करके चुप बैठता है, जिसकी संविधानात्मक जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष फ्री एंड फेयर चुनाव करे, और चुनाव आयोग ही उसमें अगर शामिल रहता है तो फिर इसका दोषी कौन है? आज के मुद्दों को लेकर गढ़चिरौली जैसे जिले में जहां ग्राम सभा के सारे अधिकार छीन लिए गए, विकास के नाम पे जंगल से उनको खदेड़ा गया है, उनके जमीन अधिकार के पट्टे कई सालों से कलेक्टर तहसीलदार कचहरी में मिट्टी में मिल गए हैं। तो सारे अधिकार जब मिट्टी के समान है तो आदिवासी की एक राजनीतिक जंग शुरू होने की ज़रूरत है। आदिवासी आज सभी जगह बट चुका है, बीजेपी कांग्रेस सभी जगह, और आदिवासी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की पहल नहीं करता है। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश माने सर है। सर के बारे में आप सब जानते हैं कि एक बेहद ख्यातनाम विचारवंत लेखक, साहित्यिक, अभ्यासक और बीआरएसपी के संस्थापक हैं। बीआरएसपी के माध्यम से शहीद क्रांतिकारी बिरसा मुंडा इनके 150वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आदिवासी जनचेतना महासम्मेलन भी होने जा रहा है गढ़चिरौली में, जो 15 नवंबर को है। इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम चर्चा करेंगे बिहार इलेक्शन की, वोट चोरी के संदर्भ में, और हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में क्या अम्बेडकराइट पार्टियां इकट्ठा आ सकती है इस संदर्भ में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। पहला सवाल मेरा यही है कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन तो अभी अनाउंस हुए हैं। शुरू में नगर परिषद और पंचायत समिति है, उसके बाद महानगर पालिका और झेडपी के इलेक्शंस होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि 31 जनवरी के पहले आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसा हमने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, तो महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज है उसने कांग्रेस को वोट दिया। फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी हमने देखा कि विशेषतः अम्बेडकराइट समूह ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, या फिर जो महागठबंधन था यहाँ का, महाविकास आघाड़ी, को सपोर्ट किया। लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है कि जहाँ पे लोग चाहते हैं कि अपनी पार्टियों को वोट दें। वो चाहते हैं कि जितनी भी अम्बेडकराइट पार्टियां हो इकट्ठा आए और उसको वोट दिया जाए, ताकि अपना प्रेजेंस भी दिखे। तो इस संदर्भ में आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि महाराष्ट्र में आप भी लगातार काम कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने 26 नवंबर को बड़ा एक जलसा रखा है मुंबई में, अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। और बीएसपी का भी लगातार काम शुरू है। इसके साथ आजाद समाज पार्टी है, या अन्य भी कोई ऐसे घटक दल है, मुस्लिम समाज की पार्टियां हैं। आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र का ये जो कैनवास है ये बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोगों में लोग ये चाहते हैं कि अम्बेडकर पार्टियां इकट्ठा हो और वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर हो। ये अच्छी बात है कि 5, 6, 7 साल के बाद महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकार की गलतियों के कारण नहीं हो पाए, हाँ, होने जा रहे हैं। 3 साल के बाद हो रहे हैं। 2-2.5 साल लेट हो गए। हाँ, मतलब लेट हो गए। 5 साल की टर्म खत्म हो गई थी, 3 साल लेट हो और गए। ज़्यादा 2-3 साल हो गए। हाँ, वो कारण एक अलग है। लेकिन जो आपका जो प्रश्न का बिंदु है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव थोड़े बड़े लेवल पे होते हैं। राइट। स्टेट के इशू, सेंटर के इशू डोमिनेट करते हैं। हाँ, और बड़े अलायंस की ज़रूरत होती है। इसलिए लोकसभा का वोटिंग पैटर्न, विधानसभा का वोटिंग पैटर्न और लोकल बॉडी का वोटिंग पैटर्न, ये तीनों में अलग अलग फर्क होता है। हाँ, इसलिए आपने जो मुद्दा सही उठाया कि महाराष्ट्र में एक समय था जब अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स डोमिनेट करती थी। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर दबाव था। हाँ, लेकिन बीच में वो कुछ चला गया है। हाँ, किसी कारणवश चला गया। लोग तो चाहते हैं कि वो दबाव फिर बने, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी, एक थोड़ी क्रेडिटिबिलिटी बढ़े, ये लोग तो चाहते हैं। हाँ, और इस हालत में भी जब महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स ये जब बिखरी हुई है, तो लोगों में ये एक आम धारणा है कि भाई
छोटे चुनाव में कम से कम एक दूसरे के साथ समझौता करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसकी पहल तो मैं शुरू से ही खुद करते आया हूँ, चाहे प्रकाश अंबेडकर को लेकर हो चाहे और कोई हो। लेकिन महाराष्ट्र में 2-3 रोड़े तो है। एक आठवले का है, वो अपने लेवल पे है, वो तो खैर बीजेपी के साथ है। प्रकाश अंबेडकर का अपने लेवल पे है, और बीएसपी का लखनऊ लेवल पे है। तो ये 3 रोड़े तो है ही। लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग छोटे मोटे दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, इनकी जो पार्टियां हैं, इनका एक अगर पूरे स्टेट में नहीं तो जिला लेवल पे, जोन लेवल पे, चुनाव के किसी कारपोरेशन के लेवल पे या पंचायत लेवल पे भी बिल्कुल एक नया फार्मूला बना सकता है, बन सकता है। और इसी की पहल करते हुए आज कुछ लोगों से हमारी बात हुई, और उसका नतीजा है कि कम से कम बीआरएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, कुछ हमारे मुस्लिम संगठन के साथी, कुछ आदिवासी समाज के संगठन के पार्टी, ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी दूसरी जो खोबरागड़े साहब की थी, वो 5 दलों ने मिलकर कम से कम ने विदर्भ में तो एक अलायंस बनाने का प्लान किया है कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरे भी, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी हम किसी को लेंगे नहीं या अप्रोच नहीं करेंगे, उनको अप्रोच भी करेंगे। अगर वो आते हैं तो उनका भी वेलकम करेंगे। लेकिन इसका फार्मूला कोई स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं होता। एग्जैक्टली वो राज्य लेवल पे नहीं होगा। फिलहाल तो ये विदर्भ लेवल का बना है, और विदर्भ लेवल पे भी उसमें जहाँ कारपोरेशन है तो एक अलग फार्मूला होता है, नगर पंचायत है तो उसी तरह से एक थोड़ा बहुत सभी ने अपने पैर ज़मीन पे रखकर हमारी अहमियत क्या है इसको समझकर, एक लार्जर गोल को ध्यान में रखकर कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स ये किसी को भी नहीं चाहिए, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो या बीजेपी आघाड़ी हो। इनको महाविकास आघाड़ी हो, बीजेपी आघाड़ी हो, इनको अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। और इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। इनको डिपेंडेंट अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स चलेगा। इसलिए कवाड़े आते हैं तो चलते हैं, सुलेखा कुंभारी आते हैं तो चलते हैं, रामदास आठवले आते हैं तो चलते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स नहीं चलता है। इस बात को प्रकाश अंबेडकर जी ने भी गहराई से समझना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर की भी, उनकी जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, उनको भी काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिस तरह से उभर रहे हैं, हालांकि मास साथ देता है, लेकिन लीडर लोग जब प्लानिंग लेवल पे, स्ट्रैटेजी लेवल पे हार जाते हैं तो लोगों के वोट भी तो बेकार जाते हैं। ये लीडरों को भी समझना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लीडर्स है, विशेषता जो वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर साहब है, या फिर बीएसपी के स्थानिक लोग हो, या फिर बहन मायावती जी हो, इन्होंने भी समझना चाहिए कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो है, ये अगर साथ में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव पे होगा, और अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स अपने आप में स्टैंड हो सकती है। इस तरह का सर ने ये दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ही इज़ रेडी, कि वो कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि कई प्रयास होते हैं इस संदर्भ में, लेकिन फिर भी ये ईगोइस्टिक पॉइंट कहाँ आता है? कि आपने तो प्रकाश अंबेडकर साहब से भी चर्चा की है इससे पहले, या मैंने 3 ईगोइस्टिक पॉइंट क्लियर किए। एक रामदास, एक प्रकाश और एक लखनऊ वाला पॉइंट, म्हणजे मायावती का पॉइंट। मायावती आसमान में है, अभी भी ज़मीन पे नहीं है, सबको पता है। बिहार में क्या रिजल्ट आएगा आप पता जानते हैं अच्छी तरह से। कई जगह कैंडिडेट पीछे हट गए, जेडी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मायावती जी का हाल ही कांशीराम साहब की डेथ एनिवर्सरी थी, और लखनऊ में कांशीराम मैदान में प्रोग्राम हुआ। उसमें मायावती ने गुणगान गाए किसके? योगी और मोदी के। तो मायावती से उम्मीद क्या रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से महाराष्ट्र में जो बीएसपी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए लिख रहा हूँ कि भाई अभी भी समय गया नहीं है। मायावती की नीति अभी तो समझनी चाहिए। जिस तरह अजित पवार यहाँ या एकनाथ शिंदे बीजेपी के दबाव में है, वैसे मायावती की राजनीति दबाव में है। इसके और क्या सबूत चाहिए? और क्या सबूत चाहिए? जब सारे सबूत सही सामने हैं तो फिर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कैसे होगी?
हारना जीतना एक अलग है, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स तो करना चाहिए। राइट। कांशीराम साहब के समय में इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स थी, मायावती के समय में डिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये टिक्का टिप्पणी नहीं है, इसको एनालिटिकल एनालिसिस के लेवल पे समझने की ज़रूरत है, विश्लेषण लेवल के समझने की ज़रूरत है। और ज़रूरत भी क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है मूवमेंट समझने की ज़रूरत है, तो यहाँ मूवमेंट आपको समझनी है। बिल्कुल। जैसा आपने बिहार का भी जिक्र किया, तो बिहार के चुनाव में हम देख रहे हैं कि चुनाव से जस्ट पहले 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेज दिए गए सरकार के द्वारा। और बीजेपी और पीएम मोदी इतने ज़्यादा बिहार चुनाव को लेकर सीरियस है कि उन्हें लगता है कि अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो डेफिनेटली उसका असर सेंटर पे पड़ेगा, उनके यहाँ पीएम की पोस्ट खतरे में है। इसलिए हमने देखा कि एसआईआर वहाँ पे लगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, काफ़ी लोगों के वोट डिलीट हुए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आधार को भी प्रमाण मान लिया जाए, तो उसके बाद कुछ वोट एडिशंस भी हुए। तो आप किस तरह से इस बिहार चुनाव को देख रहे हैं? मतलब 20 साल का शासन नीतीश कुमार जी का है, नीतीश कुमार जी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया बीजेपी ने, और बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर भी अपना सीएम बनाए। किस तरह से देखते हैं आप बिहार की पॉलिटिक्स को? 2-3 मुद्दे यहाँ गहराई में जाने की ज़रूरत है, जो आम लेवल पे पेपरों में आते हैं उसके उस पार जाकर, उसके और आगे जाकर देखने की ज़रूरत है। नंबर 1, बिहार बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा है। एग्जैक्टली। जो आपने भी क्लैरिफाई किया। क्यों है? इसलिए क्योंकि एसआईआर को लेकर जो बड़ी बोलबाला हुआ, चर्चा हुआ, वो बिहार का है। यहाँ से शुरू एसआईआर की प्रोसेस शुरू होती है। आज तक चुनाव प्रणाली को लेकर कौन सी टीका होती थी कि मशीन में गड़बड़ है। बिल्कुल। अब कौन सी टीका है? वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, उसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन में गड़बड़ है। आपके फेवर वाले रखिए, अपोज वाले हटाइए, तो ये गड़बड़ है। मतलब चुनाव आयोग इसके चपेट में आ गया। अब तीसरी बात जो स्ट्रैटेजी लेवल पे मैंने जो कह रहा हूँ, अभी कहने जा रहा हूँ कि बीजेपी के लिए चुनाव टाइट तो होगा, क्योंकि वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी है इनकी, 20 साल की है। लेकिन आपने जो जिक्र किया 1,10 लाख महिलाओं को, इनके खाते में पैसे डालना, राइट, और वो भी चुनाव के पहले, तो भारत के चुनाव प्रक्रिया में एक नया पाइंडा स्थापित हो रहा है कि लोगों के जिंदगी से जुड़े मामलों के लेकर कोई काम मत करिए। बिल्कुल। सिर्फ जब चुनाव आएगा तो वोटरों के खाते में डायरेक्ट पैसा डालिए। वैसे भी भारतीय वोटरों की मेमोरी बहुत कम है। बिल्कुल। तो उनके चुनाव के 2-3 महीने पहले उनके खाते में पैसा डाल दीजिए। ये सीधा सीधा एसआईआर अगर वोट चोरी है तो इस तरह के खाते में पैसे डालना, ये वोटों की लूट है। वोटों की लूट है, बिल्कुल। ये वोटों की लूट है, और ये लूट को चुनाव आयोग आके बंद करके देखता है। न्यायपालिका इसमें भी कभी सुमोटो हस्तक्षेप नहीं करती, या अगर किसी ने पिटीशन डाला तो उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट या कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण नहीं रखती है। Exactly. तो एक तरह भारत का प्रजातंत्र, इसकी चुनाव प्रणाली हाशिए पर है। इस तरह का अगर बेबाक तरीके से विधान किया गया तो कोई गलत नहीं होगा। ये एक बात है। दूसरी बात, नीतीश कुमार अब 20 साल से इधर उधर अपना जमा रहे, आजकल सेहत का भी उनका मामला है। वैसे बीजेपी ने नीतीश को सब्स्टिट्यूट करके सुशील मोदी को तैयार किया था, लेकिन बेचारे सुशील मोदी तो बीजेपी के जल्दी चले गए, इसलिए वो स्पेस खाली हो गई। लेकिन अब बीजेपी ये चाहेगी कि बीजेपी के ही इतने एमएलए चुनकर आए कि नीतीश की जरूरत ना पड़े। नंबर 1। नंबर, अगर गरज पड़ती है थोड़े बहुत तो नीतीश की पार्टी टूटे, वो तो है, और वो लोग इधर आके समर्थन दे दे और नीतीश कहीं के नहीं रहे। ये इस तरह की एक बीजेपी की नीति है। दूसरी तरफ, इसलिए बीजेपी के नीतीश के लास्ट टाइम मुझे लगता है 42 एमएलए छूते हैं, 42-44 वो आए थे चुन के।
मुझे लगता है बीजेपी का टारगेट ये है कि 25 के नीचे बीजेपी नीचे आ जाए, नीतीश रहे बराबर है। और लगता भी वैसा ही है। हाँ और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी अपना सीएम बनाने में सफल हो सकती है एग्जैक्टली। और नीतीश की पार्टी भी टूटेगी। हाँ, एक मुद्दा सवाल यह है कि राहुल गांधी बिहार में लेट लॉन्चिंग में आ गए, प्रचार कैंपेन में लेट आ गए, उनमें भी काफी विवाद थे महागठबंधन में। जो भी है हाँ वो तो है ही है, काफ़ी लेट आए। एक बात, दूसरी बात यह है कि बिहार में चुनाव मैदान में बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगी है। कांग्रेस के साथ कौन है? वहाँ मोदी लगे हैं, अमित शाह लगे हैं, जेपी नड्डा लगे हैं, योगी लगे हैं, सारे सीएम लगे हैं। आघाड़ी की तरफ से कौन है? अखिलेश यादव लगे हैं। अकेले बेचारे। हाँ ममता बनर्जी का स्टेट बाजू में हाँ, है, बाजू में वो नहीं है। ममता अभी तक इसमें नहीं है, हाँ या साउथ के स्टालिन नहीं है, या और कोई शिबू नहीं है, सोरेन ये नहीं है, झारखंड वाले नहीं झारखंड के है, सीएम नहीं है। नहीं है। अब दूसरी बात, कांग्रेस के पास राहुल गांधी को अगर छोड़ दे तो दूसरा कौन सा वोट पुलर है? कांग्रेस की रणनीति हमेशा इतनी घातक है कि उसका इनडायरेक्टली फायदा बीजेपी को होता है। भले अपने खरगे जी अध्यक्ष है, हाँ लेकिन खरगे जी का बड़ा कोई रोल बिहार में है क्या? नहीं, कोई खास नहीं है। तो मुझे बताओ कि एक तरफ लश्कर हाँ और एक तरफ एक बंदा, हाँ और आप जीतने की उम्मीद करोगे, तो लश्कर का मुकाबला लश्कर करेगा ना, बराबर। सिस्टम का मुकाबला सिस्टम करेगी। सिस्टम करेगा। आप सिस्टम के सामने किसी एक बंदे को खड़ा कर रहे हो, वो भी लेट ज्वाइन होता है, तो ये कैसे होगा? तो ये कांग्रेस की कमज़ोर रणनीति एक तरफ से बीजेपी को मददगार साबित होती है। बिल्कुल। तो इसमें पूरा बोझ किसके कंधे पे है? तेजस्वी आरजेडी के, तेजस्वी के ऊपर। अब वो तेजस्वी बेचारा अपने कंधे पर किसका किसका बोझ उठाएगा? हाँ एक तो उनके फादर का बोझ है, जंगल राज वाला है ही नहीं, एक वो तो अलग है, बात है, बिल्कुल लेकिन है। नैरेटिव तो बन चुका, हाँ उसका बोझ उनके कंधे पे है। दूसरा, कांग्रेस का परफॉर्मेंस लास्ट टाइम में क्या था? हाँ काफी कम था, और काफ़ी सीटें ली थी, 70 में से 19 सीटें मिली बराबर। उनको। तो वो भी बोझ एक तरह से तेजस्वी अपने यादव के ऊपर है, आरजेडी के नेता के ऊपर है। तीसरी बात, गठबंधन की प्रक्रिया एक तरफ से, जैसे एमआईएम सीमांचल एरिया में, मुस्लिम एरिया में नुकसान पहुंचाएगी, बिल्कुल। फिर छोटे मोटे दल है, बीएसपी जैसे लोग हैं, हाँ बीएसपी जैसे लोग हैं, ये तो वोट किसके काटेंगे? यही गठबंधन ये तो एंटी बीजेपी वोट ही कट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो नेचुरली फायदा किसका होगा? बीजेपी को होगा। हाँ और इसलिए फाइट तो नेक टू नेक है, लेकिन एसआईआर की प्रोसेस, ईवीएम की प्रोसेस, और मायावती से लेकर बैरिस्टर ओवैसी तक, ये जो छोटे मोटे दल है वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इसके बीच में से तेजस्वी यादव अगर नैया पार कर लेता है तो बिहार में एक नया इतिहास बन सकता है। बिल्कुल, बिहार में एक नया इतिहास बन सकता है। पिछले चुनाव में जब मैं कवरेज कर रहा था, तब मैंने देखा था कि तेजस्वी यादव ने अच्छा कैंपेन भी किया था, लगभग 78 सीटें उनको मिली थी, और महज 3-4 सीटों से वो पीछे रह गए थे इसके लिए, बहुमत के लिए। लेकिन मेरा सवाल एक यहाँ पे है कि आपने जैसा जिक्र किया कि इस समय वोटों का डिलीशन शुरू है, और सुप्रीम कोर्ट भी आंखें मूंदे है, चुनाव आयोग भी बिल्कुल आंखें मूंदे है, तो लोकतंत्र खतरे में है। तो ये बीजेपी के समय ही इस तरह का लोकतंत्र इतना ज़्यादा खतरे में है, या कांग्रेस समय में भी इस तरह का कोई आपने देखा? क्योंकि उस समय तो हमने देखा कि टीएन शेषन भी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली रोल अदा किया। इवन घनश्याम साहब का पहला चुनाव जो इटावा में था, वो तो बूथ कैप्चरिंग का जब इशू था, तो उन्होंने री इलेक्शन का भी ऑर्डर दिया था। तो आप किस तरह से कंपैरिजन करते हैं दोनों शासन के? अब पूरे भारत लेवल पे हम दो ही तरह की कंपैरिजन कर सकते हैं, एक कांग्रेस का समय और एक बीजेपी का समय। बाकी जो छोटे मोटे समय के, जैसे वीपी सिंह थे या गुजराल थे, जेडी वगैरह, नहीं क्या, वो काफ़ी तो कम समय में छोटा समय है। पहला जो समय था, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ठीक ठाक था। इमरजेंसी के दौरान हम लोगों ने देखा है, उत्तर भारत में
मुझे लगता है 70-75 तक दलितों को तो वोट देने का भी लगभग बड़ा मुश्किल था। और वोट देने की ताकत बीएसपी का जब इमरजेंस हुआ हाँ, राइट। 80 के बाद, हाँ, तभी दलितों को वोट डालने का एक ताकत मिली थी, एक राइट। ऊर्जा मिली थी। हाँ, तब तक बूथ कैप्चरिंग कॉमन था, काफी। आपके वोट डाले गए, आप आने हाँ, की ज़रूरत नहीं, इस यस, तरह के कॉमन था। यस, फिर ये ईवीएम नहीं थी तब, हाँ, तब तो ये बैलेट पेपर बैलेट थे। पेपर थे, हाँ, तो पूरे बैलेट पेपर के पेपर उठा कर लेके लूटते जाना, थे, उसके हाँ, ऊपर पानी फेंकना, शाही फेंकना, हाँ, एक आम बात चलती थी, बिल्कुल, है ना। हाँ, बिहार और उत्तर यूपी प्रदेश, में, राजस्थान, ये सब उसमें माहिर थे। तो तब वोट प्रक्रिया कोई इतनी अच्छी थी, ऐसा कोई मामला नहीं है। रही आपने जो जिक्र किया टीएन सेशन के बाद देश में कोई चुनाव आयोग हाँ, है, बिल्कुल, ये लोगों को पता समझ में हुआ। आया, हाँ, तब तक संविधान की भी इतनी जागृति नहीं आई थी, हाँ, थी, बिल्कुल, या ये जो अपना राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं थे। हाँ, हाँ, सब कुछ एक अनभिन्न तरीके से चलता था, लोगों को पता ही नहीं होता था। टीएन सेशन के बाद चुनाव आयोग क्या होता है ये देश को मालूम हुआ। यस, तब से फिर चुनाव आयोग की भूमिका अहम रही। जो बात कंपैरिजन की है कि उस समय कुछ सीटों के ऊपर चोरी होती थी, डकैती होती थी, वोट लूटे जाते थे, लोगों को वोट करने से डराया जाता था। लेकिन अभी की जो सिस्टम है वो अलग है। अभी की मोस्ट मैकेनाइज, पूर्ण एक मशीन की लेवल की एक मशीनरी है, राइट, उसमें मीडिया है और उसमें सरकार की भूमिका है, राइट, और फिर इन तीनों के साथ बड़ा योगदान देने वाला कारपोरेट है, हाँ, जो फंडिंग करता यस, है। फंडिंग करता है, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला क्या समझ आप वो जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। तो अभी का जो टेक्निक है वो ज़्यादा खतरनाक है। मतलब पहले में अगर 100 सीटें हैं तो 10-20 सीटों के ऊपर आप वोट चोरी कर रहे, बूथ हाँ, लूट रहे, हाँ, ये हाँ, होता था। यस, अब यहाँ पूरा स्टेट का स्टेट State. हाईजैक हो रहा है। राइट, यहाँ जो राहुल गांधी का जो आर्ग्यूमेंट है हरियाणा के चुनाव को लेकर, ये एक बात सही है कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी के कारण भी वो हारे, बिल्कुल, शैलजा जाट लॉबी इनके गुट के कारण हारे। उसमें से शायद उबर सकते तो जो जीत भी सकते थे। लेकिन ये जो एसआईआर का मुद्दा अभी जो उठा है वोट चोरी का, उसमें भी दम नज़र आता है। हाँ, कैसा नज़र आता है? जैसे साफ साफ अभी बिहार में ये बीजेपी के एक नेता है आरके चौधरी, नहीं, ये आरके सिंह जो थे, सिन्हा, हाँ, सिन्हा, हाँ, इन्होंने दिल्ली में भी वोट किया हाँ, यस, और उन्होंने बिहार में राकेश भी सिन्हा, वोट राकेश किया, सिन्हा, राकेश सिन्हा। अब ये खुद चुनाव आयोग इंटरव्यू में कई बार कहता है कि एक आदमी 2 जगह वोट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, नाम नहीं हो सकता। हाँ, और बीजेपी का खुद राकेश सिन्हा 2 जगह पे वोट कर रहा है, तस्वीरें में मीडिया में आई है। हाँ, हाँ, तो चुनाव आयोग जब आंख बंद करके चुप बैठता है, जिसकी संविधानात्मक जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर चुनाव करे, बराबर, और चुनाव आयोग ही उसमें अगर शामिल रहता है तो फिर इसका दोषी कौन है? बिल्कुल, दूसरी बात, बिहार का कल ही मुझे जो पता चला कि कुछ वोटरों को नदी क्रॉस करके उस पार जाना होता है वोटिंग के लिए, और उसके लिए नावों का इस्तेमाल होता है। राइट, तो इस समय वो नावों का कब्जा गवर्नमेंट ने पूरा लिया, हाँ, और नाव ही उपलब्ध नहीं रही ताकि लोग वोटिंग करने को जाए नहीं जा पाए। तो ये फिर क्या है? ये क्या है? ये भी तो एक तरह वोटों के ऊपर डकैती है। यस, बिल्कुल, लोगों का फंडामेंटल राइट टू वोट ये छीनने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में खुद भी सो मोटो एक्शन कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन मैंने वही जो कहा कि एक तरफ से चुनाव आयोग चुप रहेगा, फिर ये जुडिशरी ज़्यादा कॉग्निजेंस नहीं लेगी, सरकार तो ऐसा ही चाहेगी, हाँ, और विपक्ष कमज़ोर रहेगा, तो फिर ऐसी सरकारें, प्रजातंत्र में सरकारें बनना तो फिर एक कारपोरेट का एक प्रॉफिट जैसा एक हिस्सा होता है ना, वैसा ये चुनाव प्रॉफिट जैसा उनके लिए हो गया। अब वो कोई ब्राज़ीलियन लड़की की तस्वीर अगर कोई लगाता है तो साधारण बात है। बट विपक्ष का, जैसा आपने कहा कि विपक्ष कमजोर है, मतलब जब चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, तो विपक्ष को आप कितना जिम्मेदार ठहराएंगे? मास आंदोलन कर सकते हैं। घनश्याम जी का आपने उदाहरण दिया ना कि जब वोट चोरी हुई थी बुलंदशहर और फिर इटावा, हाँ, तो चुनाव आयोग के ऊपर धावा बोला था।
विपक्ष में कई नेता, पार्टियों के नेता ये बीजेपी से, ईडी सीबीआई से डरते हैं। ऑब्वियसली। इन्होंने पहले वो डर मन में निकालकर जेल के सामने खड़े होकर सरकार को चुनौती देने की ज़रूरत है कि जेल हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। यस। जब तक विपक्ष इस भूमिका के लेवल तक नहीं जाता तब तक सरकार उनके सामने झुकेगी नहीं। तो विपक्ष को काफ़ी एग्रेसिव होने की आवश्यकता है। सरकार को झुकाने के लिए विपक्ष ने अलग अलग तरीके की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। मुझे एक अंतिम सवाल यह है कि आपने शहीद क्रांतिकारक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पे एक बड़ा समारोह रखा है गढ़चिरौली में, विशेषतः ट्राइबल बेल्ट में, इसके बारे में ज़रा बताइए। आदिवासी समाज में राजनीतिक चेतना अगर किसी ने पैदा की तो अनडाउटेड जननायक बिरसा मुंडा। राइट। हमारी माटी हमारी सरकार। हाँ। 25 साल जिए। हाँ। फांसी लगाए गए बाद में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के कारण। हाँ। उनका यही था कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, उसके ऊपर आर्यों ने आक्रमण किए, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी अस्मिता सब कुछ छीना गया, जंगल से खदेड़ दिया गए कानून बनाकर, और वो हाशिए पर डाला गया। भारतीय संविधान ने फिर संविधान 5वीं सूची, 6ठी सूची, पेशा कानून जैसे, फॉरेस्ट एक्ट जैसे 2006 कानून जैसे, इन कानूनों ने आदिवासी को आरक्षण, शिक्षा, नौकरी के साथ साथ स्वयं शासन के अधिकार दिए। लेकिन आज ये संविधान के सारे प्रावधानों का उल्लंघन है। बिरसा मुंडा के जयंती को 150 साल है, ये 15 नवंबर को। और बीजेपी इसको एक बड़ा हथियार बना रहे आदिवासी का हिंदूकरण करने के लिए, आदिवासी का हिंदूकरण करने के लिए। इसलिए बीआरएसपी की मांग है इस जनगणना में आदिवासी के लिए एक स्वतंत्र कॉलम होना चाहिए। एग्जैक्टली। कि वो अपना धर्म लिख सकता है। निसर्ग पूजक है तो निसर्ग पूजक लिख सकता है, शरणा है तो शरणा लिख सकता है, कोई गोंड लिखना चाहे तो गोंड लिख सकता है। लेकिन आदिवासी को हिंदू में शामिल करने का प्लान, और इसकी भी शुरुआत 1951 में हुई। 1951 तक आदिवासी के लिए स्वतंत्र कॉलम था। 51 में नेहरू सरकार ने बंद करवाया। तो अभी भी उसको बरकरार रखा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको एक कॉलम रखो आदिवासी की उसी तरह से अपना धर्म लिखने का। बिल्कुल। तो इसलिए बिरसा मुंडा ने जब 150 साल पहले, उनकी जो 150वीं जयंती है, तो जब बीजेपी हिंदूकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है तो आदिवासी लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना आज के समय में, आज के मुद्दों को लेकर, गढ़चिरौली जैसे जिले में जहाँ ग्राम सभा के सारे अधिकार छीन लिए गए, विकास के नाम पे जंगल से उनको खदेड़ा गया है, उनके जमीन अधिकार के पट्टे कई सालों से कलेक्टर, तहसीलदार कचहरी में मिट्टी में मिल गए हैं। तो सारे अधिकार जब मिट्टी के समान है तो आदिवासी की एक राजनीतिक जंग शुरू होने की ज़रूरत है। आदिवासी आज सभी जगह बट चुका है, बीजेपी, कांग्रेस, सभी जगह। और आदिवासी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की पहल नहीं करता है। बिल्कुल। और इसीलिए वो बिरसा मुंडा की विरासत, संस्कृति की भी और इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की भी, वर्तमान समय में आदिवासी समाज में पैदा करने की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बीआरएसपी के माध्यम से ये 2 दिन का एक महासम्मेलन, आदिवासी महासम्मेलन गढ़चिरौली में आयोजित किया है, जिसमें महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, गुजरात, दीव दमन दादरा, यहाँ के जो सिलेक्टिव आदिवासी वक्ता है, बुद्धिमान लोग हैं, कुछ एमएलए, कुछ एमपी है, वो शामिल होने वाले हैं ताकि इसकी हम पहल फिर कर सकें। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शहीद क्रांतिकारक बिरसा मुंडा के थॉट्स को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए और आदिवासी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को भी स्थापित करने के लिए एक अच्छा आयोजन है। उसके लिए सर का बहुत बहुत आभार भी है। और जिस तरह से सर ने बताया कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स की कितनी आवश्यकता है महाराष्ट्र में, और साथ साथ में बिहार चुनाव में किस तरह जो कांग्रेस प्रणीत महागठबंधन है वो अपने आप को भी इंटैक्ट नहीं रख पा रहा है, और ये इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है बीजेपी को भी हो सकता है। तो इस तरह से सर ने एक विश्लेषण इस संदर्भ में किया है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।